नमस्कार, मैं नंदिनी लाक्षाकार स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम जानी मानी लेप्रोस्कोपिक सर्जन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट रेणु सिंह गहलोत जी करेंगे मुलाकात और जानेंगे उनसे बहुत सारी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित परेशानियों के बारे में। तो डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू नंदिनी, एंड सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जी। तो जिस तरीके से जो आजकल का हमारा रूटीन है और जो दिनचर्या हो गई है, उसकी वजह से डॉक्टर, जो हमारी महिलाएं हैं उनको तमाम तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और जैसा कि हमने वादा किया है अपने दर्शकों से कि इस बार हम बात करेंगे रसौली को लेकर, और रसौली भी एक ऐसी ही परेशानी है। तो मैं शुरू करूँ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि क्योंकि एक लाइव शो है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, इसी तरह की कोई समस्या आपको है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। जो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल का तुरंत मिल जाएगा जवाब, क्योंकि यह एक लाइव शो। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि फाइब्राइड हो गया या फिर मायोमा हो गया, गांठ, रसौली, इन तमाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये आखिरकार क्या है? क्या एक ही चीज़ है? क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक बात है नंदिनी, ये सब एक ही तरीके की गांठ है। बच्चेदानी के अंदर जो मसल होती है, जो मस्कुलर पार्ट है उसका, तो उसका ही ये एबनॉर्मल एनलार्जमेंट है। तो उसी को ही, चाहे फाइब्रॉइड कीजिए, गांठ के है, ये मायोमा है, रसौली है, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रसौली की, तो ये क्या बच्चेदानी में ही पाई जाती है या फिर कहीं और भी हो सकती है आसपास? तो इसको आप क्या कहेंगे? जो फाइब्रॉइड है वो बेसिकली स्मूथ मसल ट्यूमर है जी, है ना, जो मांसपेशियों वाली मसल है उसका ट्यूमर है। और ये यूजुअली यूट्रस से रिलेटेड जो मसल है वो जहाँ जहाँ होती है वहीं पर ही पाया जाता है। तो देखने में तो ये लगता है कि ये सिर्फ बच्चेदानी में ही मिलेगा, लेकिन ये बच्चेदानी, उससे साथ में एक राउंड लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट एक हम लोग कहते हैं, और पेशाब के रास्ते के आसपास भी इस तरीके के ट्यूमर्स पाए जाते हैं। जी। जैसे ही इसका जिक्र आता है डॉक्टर, जब ये गांठ का हम जिक्र करते हैं, रसौली जैसे ही सामने आ जाती है, तो हम डर जाते हैं कि क्या हर तरीके की गांठ कैंसर हो सकती है? इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगी, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगी? क्योंकि जैसे ही गांठ का जिक्र आता है तो एक अजीब सा डर आ जाता है, क्या हर गांठ कैंसर है? जी। सबसे हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जागरूकता, अवेयरनेस किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी चीज़ के लिए जागरूक हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। जी जी। कोई भी गांठ हो, कोई भी परेशानी हो, अगर अल्ट्रासाउंड में आपको किसी भी तरीके की बच्चेदानी में गांठ समझ में आती है, तो अब उसका दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन ये आता है कि ये गांठ किस प्रकार की है। बच्चेदानी में और भी कई तरीके की गांठ हो सकती हैं, बट हाँ, फाइब्रॉइड या रसौली जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाली गांठ है। सबसे इम्पॉर्टेंट, डरना नहीं है, क्योंकि ये कैंसर की गांठ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि इसमें कैंसर होने की संभावना नहीं होती है। और अगर होती भी है तो मात्र 2 से 5% केसेस में लंबे समय तक गांठ होने पर उसके कैंसर में होने की संभावना होती है, लेकिन इसका इंसिडेंस काफ़ी कम है। जी जी, बिल्कुल। जैसे कि बहुत एक रिलैक्स करने वाला स्टेटमेंट था आपका, ये 2 से 5% ही ऐसे चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में तब्दील हो या ये कैंसर हो। और ऐसे में आपने जिक्र किया कि अगर लंबे समय तक हो तभी एक चांसेस बनते हैं इसके। बिल्कुल, तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। जी जी। कोई भी गांठ अगर साइज में 8 या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है, हाल में ही उस गांठ में अचानक से बहुत बड़ा साइज होना शुरू हो गया है, या उसमें खून की दौरान बहुत अधिक बढ़ गया है, और इस तरीके से पेशेंट के सिम्टम्स अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे केसेस में हमें ऐसी गांठों में कैंसर की संभावना को रूल आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, MRI कर सकते हैं, और कुछ खून की जांचों से भी हम इसको रूल आउट करते हैं। जी। तो अगर गांठ हो ही जाती है, लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए, लंबे समय तक होने पे चांसेस हो जाते हैं कि ये कैंसर हो जाए, तो हमें कैसे इसको पहचानें? कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसको लेकर के हम जागरूक रहें और समय रहते इसका हम सही इलाज कर सकें। यूजुअली ये जो गांठ है, मैं बोलना चाहूँगी कि 25 से 30% महिलाओं में ये गांठ पाई जाती है नंदिनी, है ना। तो लेकिन उन्हीं लोगों में इस गांठ का ट्रीटमेंट भी चाहिए जिनमें इस गांठ की वजह से कोई ना कोई समस्या हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो। तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? किसी को नीचे के पेड़ों में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, महीना या पीरियड के दौरान अत्यधिक दर्द हो सकता है, पीरियड लंबे समय तक चल सकता है, हो सकता है पीरियड बंद ही ना हो, पीरियड के दौरान दर्द होना, क्लॉट्स या खून के थक्के आना,
फ्लो इंक्रीज होना, ये सारे फाइब्रॉइड्स के लक्षण हो सकते हैं। और कुछ कुछ केसेस में फाइब्रॉइड्स की लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है या फाइब्रॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि बार बार गर्भपात होने की भी संभावना में फाइब्रॉइड का असर होता है। और कुछ केसेस में फाइब्रॉइड्स की ऐसी लोकेशन हो, मान लीजिए वो ट्यूब्स के ऊपर हों या बच्चेदानी में जो सर्विक्स है वहाँ पे लेवल पे हो, या एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी के अंदर जहाँ पे भ्रूण बैठता है वहाँ पर हो, तो ऐसे में इन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो सकती है जी। तो जब भी कभी आप किसी समस्या के लिए जाते हैं तो यूजुअली हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और उसमें यह गांठ भली भांति समझ में आती है। तो जिस तरीके की गांठ है, जो कंप्लेंट है, उस हिसाब से फिर हमको इसका फर्दर ट्रीटमेंट करना होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के ट्रीटमेंट को बढ़ाएंगे। अगर एक बार गांठ हो ही जाती है, यानी कि रसौली हो गया है, परेशानी हो गई है, तो क्या इसे निकालना ही एक मात्र ट्रीटमेंट है? क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि गांठ कितनी बड़ी है जी, और बच्चेदानी में कितनी गांठें हैं, पेशेंट की एज कितनी है, यानी एक से ज्यादा भी गांठें हो सकती हैं। जी, अरे हमने जो है 150 तक गांठें बच्चेदानी के अंदर देखी हैं जी। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास ऐसी तकनीक है जिनसे हम कितनी भी गांठें हों उनको निकालकर हम बच्चेदानी को बचा सकते हैं जी। तो कुल मिला के इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि पेशेंट की एज कितनी है, उसको कंप्लेंट्स क्या हैं, वो ब्लीडिंग की समस्या के लिए आ रही हैं कि गर्भपात के लिए आ रही हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए आ रही हैं, या उनको कोई समस्या नहीं है और सिंपल सिर्फ पेट में दर्द है। कभी कभी ये गांठ इतनी भी बड़ी होती है नंदिनी कि पेशाब के रास्ते पे असर डालने की वजह से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है। लैट्रिन के रास्ते पे अगर ये प्रेशर डालती हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन करने में दर्द होना, ये सारी समस्याएं भी होती हैं। तो बेसिकली ये गांठ कई तरीके की हो सकती हैं, कई जगह पर हो सकती हैं, बच्चेदानी में नंबर कई सारे हो सकते हैं। तो सारा ट्रीटमेंट इस बात पे ही डिपेंड करेगा कि बेसिकली सिम्टम क्या है, पेशेंट की उम्र क्या है और उसके क्या प्रॉब्लम है। यूजुअली जो भी गांठ 2.5 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी होती है वो कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर शरीर में कर रही होती है और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है जी। तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर पे सिम्टम्स समझ में आने लगते हैं। बिल्कुल जी। जिस तरीके से आपने बताया, देखिए आपने जिक्र किया कि पीरियड्स के दौरान हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो या फिर कंटिन्यू पीरियड से ब्लीडिंग होती रहे। मेनोपॉज पीरियड में किस तरीके से क्या इसके चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड होने के, या फिर मेनोपॉज के बाद का जो उम्र होता है तब भी क्या इस तरीके की कुछ रिस्क हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने नंदिनी। ये बात समझनी होगी कि ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट हार्मोन्स होते हैं, है ना? जितना शरीर में ईस्ट्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा ये फाइब्रॉइड साइज में बढ़ेंगे। तो ईस्ट्रोजन होता है जब महिला को पीरियड्स हो रहे हैं 15 से 45 या 50 वर्ष तक। और जब आपने पूछा मेनोपॉज, तो मेनोपॉज होता ही इसलिए है कि उसमें ईस्ट्रोजन नाम का जो महिला का स्त्रीत्व का हार्मोन है जो उसको फेमिनिटी प्रदान करता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो फाइब्रॉइड से रिलेटेड सिम्टम्स यूजुअली मेनोपॉज में आके खत्म हो जाते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये समझने की बात है कि फाइब्रॉइड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 15 से 45 या 50 वर्ष की महिलाओं में ही सबसे ज्यादा दिक्कतें कॉज करता है, उसी समय बढ़ता है। और इनफैक्ट मेनोपॉज होने पर ईस्ट्रोजन लेवल कम होने पर यह फाइब्रॉइड्स श्रिंक भी होना शुरू हो जाता है जी। ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि ठीक होने लगता है। अगर थोड़ा तो नहीं होगा बट ये खत्म नहीं होता है। देखिए फाइब्रॉइड जो है वो एक गांठ है, एक समझिए पत्थर की तरीके से है। तो बहुत सारी थेरेपीज में कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम फाइब्रॉइड को गला सकते हैं, बहुत सारे वो करते हैं, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी फाइब्रॉइड खत्म नहीं होता है। वो हमेशा हम उसको मेडिसिन से डिक्रीज कर सकते हैं, उसका खून का दौरान कम करके हम फाइब्रॉइड्स की गांठ को छोटा कर सकते हैं। बट आप ये सोचें कि फाइब्रॉइड जड़ से घुल जाएगा तो ऐसी अभी तक कोई दवा मेरे संज्ञान में तो नहीं है। ये आप उस ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हैं जब सर्जरी नहीं होती है, जब दवाओं से ठीक किया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चेदानी में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तब किस किस तरह के चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, प्रेगनेंसी में किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं, ये इस कंडीशन पर क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया
कि कभी कभी फाइब्रॉइड की अगर साइज में बड़ा है या फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर है वहाँ पर अपना प्रेशर डाल रहा है या सर्विक्स के ऊपर है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को गर्भपात होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बार बार जिन महिलाओं का गर्भपात हो रहा है उनमें भी हमें अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं है जो बार बार गर्भपात कर रहा हो। सेकेंडली, साथ में अगर ये फाइब्रॉइड है तो प्री टर्म लेबर पेन्स, यानी कि बच्चा कम दिन की होने की अधिक संभावना होती है, पानी की थैली जल्दी फूट सकती है, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी इन फाइब्रॉइड्स में रेड डिजेनरेशन एक तरीके का चेंज होता है खून का दौरान यूट्रस में बढ़ने की वजह से, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है। कभी कभी अगर फाइब्रॉइड्स प्लेसेंटा के ऊपर है, जो कन्हाड़ी है जहाँ जिससे बच्चे को खून पहुँचता है, वहाँ पर अगर फाइब्रॉइड है तो कन्हाड़ी अपनी जगह से उखड़ सकती है और उस दौरान भी पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और इन सब समस्याओं के साथ भी हो सकता है कि कोई फाइब्रॉइड हो और पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जी जी, हमने बहुत सारे केसेस हम लोग ने ऐसे किए हैं जिसमें पेशेंट को अगर फाइब्रॉइड है और प्रेगनेंसी आ गई है और पेशेंट को बच्चा चाहिए, तो उसको हम सलाह देते हैं कि विद मेडिसिन एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट के आप कंसल्टेशन में रहिए। हो सकता है ये प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाए और ड्यूरिंग सर्जरी जब हम सिजेरियन कर रहे होते हैं तो हम आपको बच्चा भी दे देंगे और आपकी कितनी भी बड़ी गांठ है उस गांठ को भी हाल के हाल हटा दिया जाएगा। एक साथ दोनों चीज साथ में ही हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम लोग सिजेरियन मायोमेक्टमी कहते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल है। कितनी भी बड़ी साइज की गांठ हो उसको हम इस दौरान निकाल सकते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर गांठ मिल रही है और बच्चा भी है तो एबॉर्शन कराने की ज़रूरत तो नहीं है। आप उसको फॉलो कीजिए, बट गांठ की वजह से अगर कोई समस्या है तो देखा जाएगा। अदरवाइज प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड है तो उसको कंटिन्यू करके रखिए और कोशिश करिए किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में आप रहिए। जी देखिए, अगर यानी कि ये चांसेस बनते हैं कि अगर फाइब्रॉइड भी है तो भी आप प्रेगनेंसी यानी कंसीव कर सकते हैं और साथ में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। अब फाइब्रॉइड का जैसे ही नाम आता है, रसौली हो गया, इस तरीके की गांठ जिसे भी कहते हैं हम, तो क्या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है? किस किस सिचुएशन में सर्जरी आप देते हैं या किस किस सिचुएशन में मेडिसिन का हम सहारा ले सकते हैं? क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं और नॉर्मली लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक सा, प्रैक्टिकल सा क्या आप एडवाइस देंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगेन मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बीइंग अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जब पेशेंट हमारे पास शादी के 15 साल बाद या 12 साल बाद आता है, शरीर में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जब उसकी अंडा बनाने की क्षमता कम हो गई है, हम अल्ट्रासाउंड करके देख रहे हैं तो पेशेंट को बहुत बड़ा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और पेशेंट ने अभी तक उसकी सर्जरी नहीं कराई है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबको जागरूक करना चाहूँगी कि ये बात समझिए कि कोई भी फाइब्रॉइड अगर 3 से 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, आपको बार बार गर्भपात या एबॉर्शन हो रहा है या बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी सर्जरी अवश्य कराएं। उससे हम सिर्फ एक पतले पतले 1-1, 2-2, 4-4 मिलीमीटर के छेद करके, 3 से 4 मिलीमीटर के छेद करके हम गांठ को निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी गांठ क्यों ना हो और कितनी ही भी नंबर में गांठ क्यों ना हो। हम सारी गांठ को हटाकर आपके बच्चेदानी को नॉर्मल शेप में लाकर और आपकी हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर आएंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा ट्रीटमेंट होता है और कितने ही केसेस में आज हम लोग ने देखा है कि पेशेंट अपने आप भी कंसीव करते हैं। बट ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की ट्यूब्स कैसी हैं, गांठ कितनी है, ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी कैसी है। बट पॉजिटिव नोट पे लेने के लिए ये ज़रूरी है ये समझना कि अगर आपको 3 से 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है तो उसको आप ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट हैं और बाकी सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ आपके खून के दौरान को, गांठ में जो खून का दौरान है उसको सिर्फ 3 से 6 महीने तक के लिए कम कर सकते हैं और वो खून का दौरान कम करने से हम गांठ के साइज को कम कर सकते हैं। बट अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आई है जिससे कि गांठ को जड़ से खत्म किया जा सके। बहुत से पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम वो दवा दीजिए जिससे गांठ घुल जाए, ये पर्टिकुलर टर्म होता है जो वो यूज करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ओवरी की कुछ गांठों को तो हम जरूर
दवा से ठीक कर सकते हैं, जी जी। बट फाइब्रॉइड की गांठ को घोल नहीं सकते, साइज कम कर सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन कम है तो 3 से 4 महीने हम आपको दवा देके आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन देर सबेर अगर 3 से 5 सेंटीमीटर की गांठ है तो हमें सर्जरी करनी ही चाहिए और उसके बाद रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जी, देखिए लेप्रोस्कोपी का आपने जिक्र किया, हिस्टेरोस्कोपी हो गया या लेप्रोस्कोपी, ये जो मेथड है, तो फाइब्रॉइड निकालने के लिए आप क्यों इसको सजेस्ट करेंगी? क्या ऐसा स्पेशल रोल है जिसके लिए आप चाहेंगी कि इसका सहारा लिया जाए? बिल्कुल, देखिए चाहे ओपन सर्जरी किसी भी बात के लिए हो, उसमें एक तो बड़ा चीरा लगता है और हमें 7 से 8 इंच का चीरा देना है। उसमें हम पेट की सारी लेयर्स को काट के अंदर तक पहुंचते हैं, हमारे हाथ ग्लव्स लिए हुए, साथ में जो हमारे और भी बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब यूट्रस और पेट के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बाद में सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को हर्निया होने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस, हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है, पेशेंट को दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है और पोस्ट सर्जरी भी जो प्रोग्नोसिस है वो लेप्रोस्कोपी के बाद नंदिनी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हम उसमें पतले पतले छेद करके जाते हैं। तो जो यूट्रस, अंदर की इंटेस्टाइन्स और सब चीज़ें हैं वो बाहर की हवा को, बाहर के इन्फेक्शन को एक्सपोज नहीं है। 6 घंटे बाद पेशेंट आराम से उठ के बैठ सकते हैं, चाय पानी करते हैं और विद इन 24 आवर्स पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं एंड विद इन अ वीक वो अपने रूटीन वर्क पर जा सकते हैं। और लेप्रोस्कोपी में हम हर चीज़ को कंजर्वेटिव तरीके से काम कर सकते हैं कि 1 से 2 मिलीमीटर की कोई भी आर्टरी है, कैपिलरी है, हम उसको भी बहुत ही बारीकी से हैंडल कर पाते हैं। तो डेफिनेटली अब जब हम प्रेगनेंसी की चाहते हैं किसी पेशेंट में, तो हम ये नहीं चाहते कि गांठ के अलावा यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरी में किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। और यह नुकसान हम जब लेप्रोस्कोपी में करते हैं, जिसमें हम 5, 10, 20 गुना बड़ा करके देख सकते हैं चीज़ों को, तभी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस से आज प्रूवन है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा करने से जो बात के इनफर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी, इसको इनफैक्ट हम लोग इसको फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी करते हैं कि इस सर्जरी को करने से बच्चा होने के चांसेस हम बढ़ा पाते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ अंदर हम बारीकी से कर पाते हैं। एक काम है कि बारीक तरीके से काम को करना और एक काम है कि हम उसको थोड़ा उसमें करते हैं। तो आज की डेट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सर्जरी, ओपन सर्जरी है, ये सिर्फ सिजेरियन सेक्शन तक एज फार एज मेरी रिलेटेड है या कैंसर से रिलेटेड सर्जरी के लिए है। इसके अलावा जितना भी बड़ा ट्यूमर हो, चाहे कोई भी और अंदर प्रॉब्लम हो, हम सब कुछ लेप्रोस्कोपी से अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात जो तुमने कही थी नंदिनी, हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि हम बच्चेदानी के अंदर दूरबीन लेके जाते हैं और उसके द्वारा हम बच्चेदानी की अंदरूनी हिस्से को देखते हैं। तो जो सबम्यूकस मायोमास होते हैं, यानी कि बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से में वो गांठ होती है, ऐसे केसेस में यूजुअली ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग आती है, पेट में अत्यधिक दर्द होता है। तो ऐसे केसेस में हम दूरबीन विधि द्वारा बच्चेदानी के अंदर जाते हैं, उस गांठ को हटा देते हैं और अच्छी बात यह है कि पेट में एक चीरा भी नहीं आता। तो हिस्ट्रोस्कोपी का ये एडवांटेज है नंदिनी। देखिए, कोई भी नई चीज़ होती है तो अमूमन जो हम साधारण लोग हैं, हमें आदत नहीं होती उसे एक्सेप्ट करने की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। एडवांस टेक्निक है, डेफिनेटली आपके बेहतरी के लिए है और बेहतर तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। डॉक्टर, इससे पहले आपने एक डाउट मेरा क्लियर किया कि देखिए हर फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होती। ट्रू। तो क्या हर गांठ, मेरा सवाल यही है कि क्या हर गांठ फाइब्रॉइड होती है? डेफिनेटली नॉट। मैंने आपको जैसे पहले बताया, यूट्रस में कई तरीके की गांठें हो सकती हैं। अब वो लॉन्ग लिस्ट करीब 15 से 20 तरह की गांठ होती है, बट फाइब्रॉइड सबसे ज़्यादा कॉमन गांठ है, उसका ट्रीटमेंट आसान है, उसकी सर्जरी आसान है। उसी से रिलेटेड एक गांठ, उसकी सिस्टर कह लीजिए, एडिनोमायोमा होती है। जैसे फाइब्रॉइड के आसपास समझ लीजिए कैप्सूल होता है, जैसे कोई भी फल है, जैसे संतरा है, उसको हम छील सकते हैं, तो फाइब्रॉइड के ऊपर एक छिलका सा होता है, तो फाइब्रॉइड निकालना इसलिए आसान होता है। लेकिन एडिनोमायोमा जो गांठ होती है उसमें वो छिलका भी नहीं होता, तो उसको निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसका दोबारा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और भी कई तरीके की गांठ होती हैं जो बच्चेदानी में हो सकती हैं, बट यस, फाइब्रॉइड सबसे कॉमन है, उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा है। जी, फाइब्रॉइड की बात कर रहे हैं हम, और इसके साथ साथ तमाम ने आपने ऐसी बातें की जिससे इसका सीधा सीधा संबंध एक इनफर्टिलिटी से समझ में आता है या बांझपन से समझ में आता है।
कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार होता है फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी के लिए? हाँ, देखिए यूट्रस जो है आपको समझना होगा कि करीब 7 to 8 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का एक छोटा सा ऑर्गन है। जितनी बड़ी आपकी एक मुट्ठी है, हर महिला के अंदर इतना बड़ा एक यूट्रस है। अब उस यूट्रस के अंदर एक भ्रूण को पनपना है और उसके जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उन्हीं ट्यूब्स में अंडा और शुक्राणु आपस में मिलकर एक नया भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी फाइब्रॉइड है और एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा हुआ है तो बहुत सारे तरीके से बच्चा ना होने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो बच्चेदानी के मुंह पर है तो शुक्राणु को अंदर नहीं आने दे पाएगा। अगर वो ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स के आसपास है तो अंडा और शुक्राणु फिर से आपस में नहीं मिल पाएंगे। यह जहाँ पे भ्रूण बैठता है वहाँ पर फाइब्रॉइड्स है तो फिर वो भ्रूण को वहाँ बैठने नहीं देगा। ये एक तरीके का पत्थर है जो फाइब्रॉइड को खाना पानी नहीं पहुँचाने देगा। फिर कई तरीके के फाइब्रॉइड्स या कई सारे फाइब्रॉइड्स हैं तो वो यूट्रस की एनाटॉमी को डिस्टर्ब कर देते हैं। आप ये समझिए उस भ्रूण, उस अंडा, उस शुक्राणु को एक कोई पथरीला रास्ता मिल रहा है। तो पहली बात, मिल नहीं पाते, मिल के अंडा बन गया तो बैठ नहीं पाते, बैठ गए तो झड़ जाते हैं। तो इस तरीके से फाइब्रॉइड के कई सारे वेरिएशंस हैं जिनकी वजह से बच्चा आने में मुश्किल होती है। बट कभी कभी ईश्वर की कृपा से बहुत सारे फाइब्रॉइड्स के साथ भी प्रेगनेंसीज आती हैं, और जैसे मैंने कि पहले वाले सवाल में आपको बताया हुआ था। जी, और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, महिलाओं की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो उसकी वजह से भी क्या इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, माना जाता है कि इन सब के इस्तेमाल से भी कुछ साइड इफेक्ट्स के तौर पर ये गांठ, बच्चेदानी की गांठ हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं नंदिनी। इस बारे में ये मिथ को दूर करना बहुत जरूरी है, इस पे भी बात करनी जरूरी है। लाइफस्टाइल थैंकफुली अभी तक तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे ये पता चले कि लाइफस्टाइल से रिलेशन है। नहीं, लाइफस्टाइल से इसका कोई रिलेशन नहीं देखा गया है। हाँ, ईस्ट्रोजन अधिक होने की वजह से ये देखा गया है कि अगर आपके बच्चे कम हैं, ठीक है, तो बच्चे कम होने से शरीर में ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। तो नली पैरिटी यानी कि बच्चे नहीं हुए हैं या बच्चे कम पैदा हुए हैं या लेट उम्र में बच्चे हो रहे हैं, तो इन सब की वजह से शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल लंबे समय तक ज़्यादा रहेगा तो फाइब्रॉइड होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि पहले कम उम्र में शादी होती थी तो प्रेगनेंसी भी जल्दी आती थी। तो जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वैसे तो समन्वय में काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के 36 का आंकड़ा एक तरीके से होता है। तो अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन उसके ऊपर बैठ जाता है। तो जब शरीर में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहेगा तो फाइब्रॉइड जो है नहीं होगा या साइज कम होगा। तो सारा जितना भी ट्रीटमेंट होता है फाइब्रॉइड का, ईस्ट्रोजन को कम करना है और प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाना है। जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। तो पहले जब यंग एज में बच्चे होने लगते थे या एक के बाद बच्चे हो रहे थे तो ईस्ट्रोजन का लेवल काफी समय तक सप्रेस रहता था। तो छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स होते भी होंगे तो ग्रो नहीं करते थे। आज जब एज ज्यादा हो जाती है, 30-35 साल में शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं या एक ही बच्चा हो रहा है, तो ऐसे में ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। एज सच ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में मैं ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि ये तो एक तरीके का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, क्योंकि ये भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करती है। और हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं नंदिनी। ये मुझे बिल्कुल उलट है जो मैंने सवाल किया, उससे बिल्कुल उलट है। ये तो मैं क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू तुमने पकड़ा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो मैं ये बोलूंगी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से फाइब्रॉइड नहीं होता है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपने ये बात बिल्कुल क्लियर की है, क्योंकि वी आर वेरी सेंसिटिव कि हमारे देश की पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से 3-4 ही चीजें हैं हाथ में जो हम सजेस्ट करते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल गर्भ निरोधक एक बहुत अच्छा साधन है। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से या किसी भी गर्भ निरोधक साधन से फाइब्रॉइड नहीं होता। इनफैक्ट फाइब्रॉइड होना कम होता है। जी, तो कुल मिलाकर के यहाँ मैं खुद की तारीफ कर लूँ कि एक बहुत सही सवाल कर दिया मैंने। Exactly, नंदिनी, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन आपने एक बात को लेकिन उसको भी डिनाई किया कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका इससे कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही आपने ये भी बात कही कि देर में प्रेगनेंसी होने की सी, और ये भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया आजकल। जो प्रॉब्लम है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है। तो जब भी कभी शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन जिस भी वजह से बढ़ेगा तो फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी,
तो यानी कि इसका लाइफस्टाइल से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर देर में प्रेगनेंसी होती है तो कहीं ना कहीं ये एक कारण बन सकता है। बिल्कुल। जरूर। लेकिन आजकल का ये पैटर्न हो गया है, ये शादियां आजकल देर में होती हैं, बच्चे आजकल लेट हो रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी आप सावधानी, कुछ ऐसा प्रिकॉशन जिसके साथ अगर हम चलें तो इसके होने के चांसेस कम हो जाएं? आई थिंक गुड लाइफस्टाइल सभी चीज़ों का प्रिकॉशन है, बट एज सच फाइब्रॉइड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कोई प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं आई है सिवाय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के। कि अगर आपको कोई छोटी सी गांठ है 1-1.5 सेंटीमीटर की, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है या हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो भी गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो हम लोग 6 महीने, साल भर, 2 साल तक के लिए भी दे सकते हैं गांठ को रोक कर रखने के लिए। और यूजुअली ये हम लोग देते हैं जो अनमैरिड बच्चियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनकी गांठ अभी छोटी है। वी डोंट वांट कि उनकी ये गांठ शादी से पहले बड़े हो जाएं या उनको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं। उनको लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कि अपना वेट कंट्रोल में रखें, और स्मोकिंग, अल्कोहल, वी नेवर नो कि ये सब चीज़ों से क्या शरीर पे असर पड़ने वाला है, तो बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स। जी बिल्कुल। देखिए, आपने कुछ सिम्टम्स का जब मैंने सवाल किया तो आपने बिल्कुल क्लियर किया कि देखिए एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होना या कंटिन्यू ब्लीडिंग होना, तमाम इस तरीके के सिम्टम्स की बात आपने कही। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसे हम रिलेट ना कर सकें कि ये फाइब्रॉइड या यूट्रस से इसका कुछ संबंध हो सकता है, और कुछ ऐसे सिम्टम्स हों? हाँ, ब्लीडिंग सबसे कॉमन सिम्टम होता है, ट्रू। बार बार गर्भपात होना भी एक कारण हो सकता है फाइब्रॉइड होने का। बच्चे ना आना में भी अगर एक फाइब्रॉइड होने का एक कारण हो सकता है। पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक जाना, लैट्रिन होने में प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अगर कोई बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में सिंपल लंप एब्डोमेन लेके आते हैं, यानी कि उनको कोई सिम्टम नहीं होता और उनका फाइब्रॉइड तोंदी तक होता है, अम्बिलिकस तक होता है, 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड, 18 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड, एंड दे से कि डॉक्टर साहब हमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कभी पेट में अचानक सी कोई गांठ समझ में आ रही है आपको और आपको कोई सिम्टम भी नहीं है, तो भी मे बी कि आपको एक कोई फाइब्रॉइड हो। ऐसे फाइब्रॉइड यूजुअली सब सिरोजल होते हैं, यानी कि यूट्रस के ऊपर के हिस्से से ये निकले हुए फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, एनलार्जमेंट अगर पेट में अचानक से लगने लगे तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। बिल्कुल। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ में इसके चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मेनोपॉज के बाद चांसेस, मेनोपॉज के बाद में चांसेस नहीं रह जाते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में यानी होते हैं, जिस तरीके से आपने 15 to 45 years, ये होता है। 15 to 45 सबसे कम उम्र का कुछ ऐसा केस आपने देखा हो, कम से कम एज में, कितनी एज में भी फाइब्रॉइड हो सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि 15 to 45 years या 50 years इज द मोस्ट कॉमन एज, क्योंकि इसी एज में ईस्ट्रोजन होता है और ईस्ट्रोजन ही इसका कारक है, मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से फाइब्रॉइड होता है। और मैं अपने पेशेंट की अगर एक बात करूं तो एक 18.5 years की एक बच्ची थी एंड शी हैड 52 फाइब्रॉइड्स इन हर यूट्रस। 62? यस। तो उस पेशेंट की मदर जब आई थी तो उनको यूजुअली जो यूट्रस निकलवाने के लिए वो पेशेंट आए थे और उनका जो पेट था, बच्ची पतली दुबली थी और मजे की बात यह है कि उसको कोई सिम्टम नहीं था कि सिर्फ पेट बढ़ रहा है और जगह जगह अल्ट्रासाउंड्स में और बाकी सब जगह, सभी जगह बच्चेदानी निकालने का ही उनको एकमात्र ट्रीटमेंट बताया गया था। और उस पेशेंट में बड़े छोटे मिलाकर उसका हमने लैप्रोस्कोपी से करके कुल 62 फाइब्रॉइड्स हमने उससे निकाले एंड थैंकफुली आज की डेट में वो बच्ची 24 वर्ष या 25 वर्ष की हो गई हैं, उनकी शादी हो गई है एंड आई एम सो हैप्पी। दीज आर द पेशेंट्स जो आपको बहुत एक किक देते हैं, एक बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं कि यू डिड अ गुड जॉब फॉर देम, क्योंकि उनका बहुत कम उम्र तक, बहुत कम उम्र में उस बच्ची का पेट इतना बड़ा था। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो स्वागत है आपका, नाम बताएं और सवाल करें। हाँ, मैं स्मिता बोल रही हूँ काकादेव से। जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। आफ्टरनून जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे जांचों द्वारा मुझे फाइब्रॉइड बताया गया जी, तो क्या किसी भी विधि से इसको गलाया जाता है? कोई भी ऐसी दवा है जिससे गला कर दे? मैंने अभी आपको अच्छे से बताया कि किसी भी विधि से गला नहीं सकते, घुल नहीं सकते फाइब्रॉइड को, है ना। हम आपकी एज कितनी है, बच्चे कितने हैं और फाइब्रॉइड का साइज कितना है? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 45 है
और फाइब्रॉइड का साइज आई थिंक अराउंड 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 सेंटीमीटर का से कम का जो फाइब्रॉइड है, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको पेट में दर्द नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको पड़ा रहने दीजिए, भूल जाइए, उससे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी, अगर ये बढ़ जाएगा, अगर तो क्या इसको लैप्टॉप से निकालवाने में क्या एडवांटेजेस है? अगर बढ़ेगा तब के तब देखेंगे, और हो सकता है कुछ लोगों में ऐसे 1-2 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड 50 से 60% महिलाओं में मिल जाएंगे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स जिनसे आपको कोई समस्या नहीं है, उनको आपको निकलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ये काफ़ी रिलैक्स हुई होंगी इसके बाद में, क्योंकि एक बहुत डर सा लग जाता है, और एक कहीं ना कहीं इनकी बात में भी ये चिंता नजर आई थी कि कहीं वो बढ़ गया तो। हाँ, ऐसा ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, या इस पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए क्या आप सोल्यूशन देंगे? देखिए, अगेन आई विल कम टू द एज। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 45 वर्ष है, तो 45 वर्ष यानी कि ये मेनोपॉज के पास आने वाली है। हाँ। जाहिर सी बात है कि इनका ईस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इतना 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि बढ़ेगा, बढ़ के 2.5-3 भी होगा, बट डेफिनेटली ऐसे फाइब्रॉइड्स को आप 6 मंथ्स में आप फॉलो अप कर सकते हैं। एवरी 3 मंथ्स में आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, लगता है इनसे संपर्क हट चुका है, लेकिन जिस तरीके से इनके बारे में आपने बताया कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इस एज के बाद नेचुरली ये चीज़ें आपने इसीलिए बिल्कुल अपने निश्चिंत कर दिया उनको। बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात की जाए बढ़ती उम्र के लिए, तो आपने बोल दिया कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड होने के, और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा पीरियड होता है जब आप यूट्रस नहीं निकलवाना चाहते। एक उम्र एक ऐसी होती है जब आपको आगे कंसीव करना होता है और कंडीशन क्रिटिकल हो, तो क्या किस तरीके से किस किस सिचुएशन में बचाया जा सकता है यूट्रस को निकालने से? अगेन वही बोलूँगी मैं, आई एम वेरी मच अगेंस्ट यूट्रस निकालने के ऑपरेशन के लिए, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैं इसीलिए कैंपेन पे चलाती हूँ, बच्चेदानी बचाएं, स्त्रीत्व सहेजें, सेव यूट्रस सेव फेमिनिटी। बिकॉज आई फील कि अनलेस कि यूट्रस में कोई कैंसर हो, कोई बहुत बड़ी समस्या हो जो कि दवाइयों से और लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी से ठीक नहीं हो पा रही हो, तभी आप यूट्रस निकालने की सर्जरी कराइए। 45 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, यूट्रस नहीं निकलवाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इधर जुड़ाव हो रहा है हमारे दर्शकों का, सवाल यही है कि परेशानी, आपने काफ़ी जिक्र किया कि कुछ ऐसी गांठें रहती हैं, ये बड़ा कॉमन है ऐसा होना। ये नेचुरल है, कहाँ तक नेचुरल है? क्योंकि अब यहाँ पर तमाम सवाल हमारे दर्शकों के मन में आ रहे होंगे। शुरुआत तो हमने की। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि कोई भी गांठ अगर वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है आपको, और वो 3 सेंटीमीटर से कम है, तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, और वो फाइब्रॉइड है तो आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको दर्द नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं है, कोई और समस्या नहीं है, तो कुछ भी करने की 3 सेंटीमीटर से छोटी गांठों में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई समस्या नहीं है। बट जैसे कि मैंने बताया, सब म्यूकस मायोमा वो यूट्रस के अंदर होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, दर्द होगा, तो वो 3 सेंटीमीटर से छोटा भी होगा, 1.5 सेंटीमीटर का भी होगा, तो ऐसे केसेस में हमको उसको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बारीकी से आपने बताया कि अलग अलग डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में है, कहाँ पर है। तो किस किस जगह पर क्या क्या आप अन्य जानकारियां देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? सवाल मैं बहुत सारे आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी मैडम मैं झांसी से ममता बोल रही हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि 50+ एज है मेरी, और मुझे 1 साल के करीब लिकोरिया की शिकायत हो गई है, और मैं अपने डॉक्टर को जो यहाँ दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि आपको यूट्रस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या है 2-4 महीने से जैसे माहवारी होती
ऐसे मुझे एक दिन के लिए ब्लड आता है फिर बंद हो जाता है, तो मैडम, क्या? आपका और सबसे अल्ट्रासाउंड इम्पोर्टेंट, कराया उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, अच्छा, तो तो क्या आपको यूट्रस डलवाना है क्या? ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आप बता रही हैं और आपकी एज 50 वर्ष है, तो ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि बच्चेदानी के मुंह पर कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी बच्चेदानी की नीचे के रास्ते अंदरूनी कोल्पोस्कोपी की जांच कराएं और पैप स्मीयर की जांच कराएं, क्योंकि इस उम्र से लेकर आगे बढ़ने तक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी काफ़ी प्रेवलेंट है। हो सकता है ये सिंपल इन्फेक्शन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बच्चेदानी में घाव का द्योतक हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैप स्मीयर कराएं और अपनी कोल्पोस्कोपी कराएं और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट लें। तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, जिस तरीके से बात की हमने, सवाल मैंने किया था कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर फाइब्रॉइड है, इसको किस तरीके से खास मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग तो कंटिन्यू रहती है, और ऐसे में अगर फाइब्रॉइड है, अगर यूट्रस की दीवार पर है इंटरनल, तो किस तरीके से क्या कुछ हमें नज़र रखने की ज़रूरत है? सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना है टाइम टू टाइम। जी, सिर्फ जो हम बेसिक रूटीन एंटीनेटल स्कैन्स करते हैं पेशेंट्स के, उन्हीं में एक बार ध्यान देके रखना है कि भाई फाइब्रॉइड का साइज कितना बढ़ रहा है, कहीं कोई उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, रेड डिजेनरेशन या कुछ और चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूजुअली वी डोंट टच फाइब्रॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम कुछ नहीं करते हैं उस फाइब्रॉइड का, प्रेगनेंसी को फाइब्रॉइड के साथ कंटिन्यू रहने रहते हैं। और अगर साइज में फाइब्रॉइड बड़ा है तो ड्यूरिंग सिजेरियन फाइब्रॉइड भी निकाल देते हैं और बच्चा भी आपको निकाल के दे यहाँ देते आपने हैं। अलग अलग सिचुएशन की आपने बात की कि ये डिपेंड करता है, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान किस किस तरीके के फाइब्रॉइड हो सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान कहीं भी फाइब्रॉइड हो सकता है, किस तरीके के, किसी भी, देखिए तरीकों की अगर हम बात करें कि कितने तरीके के फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो बेसिकली वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड किस लेवल पे है। वो सर्विक्स में है, बच्चेदानी के मुंह पर है, तो उसको हम लोग सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर वो बच्चेदानी की जो मांसपेशी है उसके अंदर फाइब्रॉइड है, तो ऐसे में हम उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। अगर वो बच्चेदानी के ऊपरी सतह पर है तो ऐसे में उसको सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। और यही वो फाइब्रॉइड से जो चुपचाप शांति से पड़े रहते हैं, काफी बड़े साइज में भी हो जाते हैं और कोई सिम्टम नहीं करते। जो सबसे ज्यादा सिम्टम फाइब्रॉइड करता है वो सब म्यूकस फाइब्रॉइड करता है, जो बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से में होता है, जहां पर पीरियड की लेयर जो बच्चेदानी के लिए की अंदर की गद्दी होती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। जी मैम, मेरा नाम सरदीप है। जी, सवाल कीजिए। तो मैम, मैंने IVF से बेबी करवाया था, तो उसके बाद मेरे इरेगुलर पीरियड्स हुए हैं, तो मुझे वही पूछना था कि उसे PCOS होगा कि PCOD क्या प्रॉब्लम है? भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो फोन पे तो नहीं अपन डिसाइड कर सकते है ना। पेशेंट आपको किसी को दिखाना होगा, अल्ट्रासाउंड करना होगा, मे बी ब्लड टेस्ट कराने होंगे, तभी हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं। इरेगुलर ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड द्वारा ही पता किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कुछ चीज़ें देख करके और समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी एक सलाह है जो आपके लिए ज़रूरी थी, आपको दी गई। डॉक्टर, जिस तरीके से यूट्रस में जो फाइब्रॉइड होते हैं, अमूमन आपने कहा कि इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सा लगता है। तमाम तरीके के मिथ्स होते हैं, तमाम सवाल होते हैं कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पूरे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकते हैं, फैल सकता है। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? इसको किस तरीके से आप देखती हैं? अगर पेशेंट यंग एज की है, और ये हम लोगों ने देखा है और कई स्टडीज में भी प्रूवन है कि अगर पेशेंट को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, यानी कि जैसे आलू की तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, आलू एक पौधे में लगता है। मैं इसी तरीके से पेशेंट्स को भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो बड़ा आलू, छोटा आलू, छोटे छोटे आलू, कुछ छोटे छोटे चने के बराबर की गांठें भी हो सकती हैं, कुछ राई के बराबर भी गांठें हो सकती हैं। तो जब हम निकालते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं या देखते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गांठ हटा सकते हैं, लेकिन ये जो राई के बराबर गांठें या मटर के दाने के बराबर की गांठें हैं, उनको तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, इनमें गांठों का बढ़ने का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ता है और दोबारा से गांठ होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है ऑपरेशन के बाद भी। और ये देखने में आया है कि जिनको एक
सिंगल गांठ है और बड़ी है, तो ऐसे पेशेंट्स में दोबारा गांठ होने के चांसेस, रिकरेंस जो कहते हैं, पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि मैडम इसमें दोबारा होने का चांस क्या है। तो दोबारा होने के चांसेस जिसमें सिंगल फाइब्रॉइड है काफ़ी कम होता है, बट वो फाइब्रॉइड जो कि कई सारे हैं, पूरी बच्चेदानी में भरे हुए हैं, छोटे बड़े बड़े बड़े, तो वो फाइब्रॉइड जब हम बड़े फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं तो ऐसे में वो छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स बाद में ग्रो करने लगते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। मैम मैं अमित बोल रहा हूँ घाटमपुर से। जी अमित, सवाल पूछिए। मुझे ये पता करना था मैम से कि ये आईवीएफ का प्रोसेस जो है वो मेडिक्लेम में या इंश्योरेंस में कवर होता है क्या? नहीं, अभी तक इंडियन हमारा जो जितनी भी सर्विसेज हैं मेडिक्लेम में कोई भी इनफर्टिलिटी प्रोसीजर जो है वो कवर नहीं हो रहा है। आई थिंक हम लोगों को एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए कहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें, एंड इवन हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये अपना पॉइंट रखा हुआ है। बट एज अ पेशेंट, एज अ कंज्यूमर भी आई थिंक कि आप लोगों को ये करना चाहिए, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज ऑन राइज। आज 20 से 30% पेशेंट इनफर्टाइल है, एंड डेफिनेटली वी हैव गॉट वेरी गुड ऑप्शंस, बट समहाउ दे आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो हेलो मैम मैं मार्केटिंग शॉप से हूँ। मैम मुझे आपसे पूछना है, क्या मैं आईवीएफ के प्लान कर रही हूँ, क्या मैं आईवीएफ में टर्न के बाद ट्रेवल कर सकती हूँ? ये बात की बात है, देखने से ही पता चलेगा। अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो यूजुअली चाहे आईवीएफ के बाद आप कंसीव करें, चाहे नॉर्मल कंसेप्शन भी हो, तो हम लोग 3 मंथ्स के लिए ट्रैवलिंग को अवॉइड करते हैं। और अभी भाई कोरोना पीरियड में तो बिल्कुल भी हम नहीं बोलेंगे कि आप ट्रैवल करें। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है और प्रेगनेंसी पीरियड है, तो ऐसे में डिलीवरी में क्या सिजेरियन ही हमें करना पड़ता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी फाइब्रॉइड के साथ हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है नंदिनी। फाइब्रॉइड है और बच्चा भी है, फुल टर्म आप पहुंच चुके हैं। अगर पेशेंट को नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और वो फाइब्रॉइड जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जी, उस फाइब्रॉइड से नॉर्मल डिलीवरी में कहीं किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकते हैं ऐसे केसेस में। बट इसमें ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस में फाइब्रॉइड होने की वजह से बच्चेदानी की संकुचन की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, और ऐसे केसेस में पेशेंट को डिलीवरी होने के बाद अत्यधिक ब्लड लॉस हो सकता है जी, और खून की कमी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे केसेस में बच्चेदानी भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फाइब्रॉइड्स होने से ड्यूरिंग डिलीवरी ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि बच्चेदानी से ब्लीडिंग अधिक हो सकती है पोस्ट डिलीवरी। जी, यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उससे उनका सवाल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। मेरा नाम गोलू है। जी, सवाल कीजिए, स्वागत है आपका। गोलू है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी मैडम को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसने बताया बच्चेदानी है, और फिर मैंने एमआरआई भी कराया तो उसमें भी बताया गया बच्चेदानी है। और फिर उन्होंने कहा कि और फिर उन्होंने ऑपरेशन कहा तो उसने बताया कि बच्चेदानी आपके है ही नहीं। मैं आपका सवाल ठीक से आप समझ अपना नहीं पा सवाल रही एक हूँ। बार दोहराएंगे फिर से? बच्चेदानी तो है, महिला है तो होनी ही चाहिए, तो बच्चेदानी में कुछ और समस्या है? नहीं, तो उन्होंने पहले एमआरआई में तो बच्चेदानी बताया, बच्चेदानी है। जी जी है, हाँ जी, फिर कुछ दिक्कत थी तो उन्होंने कहा ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऑपरेशन कहा तो उन्होंने कह दिया कि इसमें बच्चेदानी है ही नहीं। अच्छा, तो इसमें बच्चे कैसे होंगे? हाँ, तो आप क्या जानना चाहते हैं? तो इसमें बच्चे कैसे होंगे? बच्चे ये नहीं एमआरआई क्या गलत है? नहीं, ऐसे बिना देखे हम किसी को सही और गलत नहीं कह सकते। देखिए, आपका जो केस लग रहा है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी महिला में सब कुछ हो और बच्चेदानी ना हो, हाँ, ऐसा होता है कि कोई महिला पूर्ण रूप से विकसित होंगी और उनका सिर्फ बच्चेदानी विकसित नहीं होगी। ये एक पैदाइशी विकार होता है जिसको हम लोग MRKH सिंड्रोम में, रॉकेटेंस की कुस्नर हाउसर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें सब कुछ डेवलपमेंट होता है। ट्यूब्स भी होंगी, ओवरीज भी होंगी, फीमेल का पूरा डेवलपमेंट होगा, बट यूट्रस नहीं होता है।
मुझे नहीं पता कि आपके पेशेंट के साथ में क्या है इशू। पेशेंट को देखने के बाद भली भांति पूरा चेकअप करने के बाद ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से हमने बात की, तमाम सवाल मैंने इधर लगातार आपसे किए। प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड को लेकर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देखिए, शुरुआती दौर में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर फाइब्रॉइड नहीं है, लेकिन इधर समय गुजरने के बाद अगर कुछ ऐसी कि फाइब्रॉइड गांठ बनना शुरू हो गई, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स खास जो हमें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत हो, क्योंकि अमूमन जो हमारे देश में आज भी लोग उतना नियमित रूटीन के साथ में वो नहीं कर पाते हैं, और जिस तरीके से उतना रूटीन के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लापरवाही बरतते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम जब समझ जाए हम, जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया नंदिनी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फाइब्रॉइड को सप्रेस करके रखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई गांठ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा है, राइट। और कोई गांठ अगर प्रेगनेंसी से पहले है तो वही बढ़ सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट कोई नई गांठ यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में नहीं आती है जी, फाइब्रॉइड स्पेशली। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये एक तरीके से खुश खबर है, यानी कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस दौरान ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन चलते चलते आप हमारी दर्शकों को, हमारी महिलाओं को क्या ऐसा सजेशन देंगी कि इसके साथ में या ये ना होने पाए, गांठ ना होने पाए, कुछ ऐसी दिनचर्या, लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी अच्छी आदतें जो काम आए उनके? सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी से दूर रहना है क्योंकि ये सब चीज़ें ईस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी समस्या होने पर एक अच्छी डॉक्टर को दिखा के अल्ट्रासाउंड कराइए और उस अल्ट्रासाउंड में ये समझिए कि क्या आपकी समस्या है, गांठ कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, और उससे घबराइए मत, आगे बढ़ के उसका ट्रीटमेंट कराइए। ऐसे हम लोगों ने पेशेंट देखे हैं कि 45 इयर्स 46 की ईयर्स में हमने उनकी गांठ हटाई है और अब उनके पास प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और यही ऑपरेशन अगर 25-30 वर्ष की उम्र में जब उनको गांठ थी तब होता तो हो सकता है उनको अपने आप कंसेप्शन होता। फाइब्रॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है, दवा से हम उसको बचा के रख सकते हैं, घोल नहीं सकते हैं। कोई भी फाइब्रॉइड जड़ से ख़त्म नहीं होता है। समय आने पर अगर फाइब्रॉइड बढ़ जाता है आप उसको दूरबीन विधि से निकलवा सकते हैं। कम उम्र में जड़ से ख़त्म करने के लिए 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं बच्चेदानी ना निकलवाएं, सिर्फ गांठ हटाएं और अपनी बच्चेदानी बचाएं। 45 वर्ष से ऊपर की महिलाएं अगर फाइब्रॉइड बड़ा है, ब्लीडिंग की समस्या है, तो फिर अपनी बच्चेदानी निकालने के लिए वो भी दूरबीन विधि से सोच सकते हैं। किसी भी हालत में इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अबॉर्शन के पेशेंट में आप तसल्ली से गांठ हटवा के अपना फर्दर ट्रीटमेंट कराएं। फाइब्रॉइड आज इनफर्टिलिटी के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बशर्ते आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इन तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारियों के लिए। तो डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत से हमने जाना किस तरीके से फाइब्रॉइड को समझने की ज़रूरत है और जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़रूरी बात कि देखिए, एडवांस टेक्निक्स जो होती हैं ये आपकी बेहतरी के लिए होती हैं, तो इनसे घबराएं नहीं, समझदारी से इनका लाभ उठाएं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।